नमस्कार। यूनी एग्जाम आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आपका सबका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की आज की सीरीज में हम मुख्य रूप से कुछ ऐसे टॉपिक्स की चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं जो हाल में काफ़ी चर्चा में रहे हैं। ये टॉपिक्स हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से ही चर्चा करेंगे और जो हमारे द्वारा आंसर राइटिंग का प्रोग्राम वगैरह शुरू किया गया है उसके दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो डेली करंट अफेयर डिस्कशन में आज तारीख है 15 फरवरी 2023 और आज हम किन टॉपिक्स की चर्चा आपके साथ करेंगे, तो ये टॉपिक्स आपके समक्ष हैं। आज सबसे पहला जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वह है हिरासत में मौत, जिसे अंग्रेजी में कस्टोडियल डेथ कहा जाता है। मुख्य रूप से ये वाला जो आपका टॉपिक है वो मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से इसका संबंध है, पॉलिटी से रिलेटेड है। इसको आप प्रारंभिक परीक्षा से भी जोड़कर कुछ अर्थों में देख सकते हैं क्योंकि इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कन्वेंशन या फिर संवैधानिक प्रावधान आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे चैट जीपीटी की, जो हाल में ही सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है और हाल ही में भारत सरकार के एक मंत्रालय के द्वारा इसका प्रयोग किए जाने की बात की गई है, मुख्य रूप से व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के संदर्भ में। ये किस तरीके से होगा, इसका किस प्रकार से लाभ होगा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चैट जीपीटी क्या है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसे आप कहाँ से जोड़ सकते हैं, तो जीएस पेपर 3 में सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र में साइंस टेक के सेक्शन से आप इसे जोड़कर देख सकते हैं, व्हाट्सएप पर चैट जीपीटी। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में लिथियम की खोज पर। बहुत दिनों से इस पर लगातार चर्चा की जा रही है, न्यूज़पेपर्स में लगातार इस पर आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो ये किस प्रकार की खोज है, इसके संदर्भ में जो संसाधन खोजे गए हैं उनका महत्व आप किस प्रकार से देख सकते हैं, लिथियम की भारत में अथवा विश्व स्तर पर किस प्रकार की उपस्थिति है, इसका किस प्रकार का महत्व है, ये सब बातें हम जानने का प्रयास करेंगे। और इसे आप कहाँ से जोड़कर देख सकते हैं, तो मुख्य रूप से जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी से इसे जोड़कर देखा जा सकता है। कुछ हद तक यह जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी और एनर्जी सेक्टर से भी जुड़ता है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिए जाने के लिए इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे सर्विलांस गुब्बारा, जिसे हिंदी में निगरानी गुब्बारा, अंग्रेजी में सर्विलांस बलून कहा जाता है। यह भी जो है कुछ दिनों से चर्चा में है और लगातार जो है इस पर न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल आ रहे हैं। तो सर्विलांस बलून क्या है, इससे संबंधित विवाद किस प्रकार का है, इसको किस प्रकार से देखे जाने की जरूरत है, इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किस प्रकार के हैं, इन सबको हम पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे। और इसे आप कहाँ से जोड़कर देख सकते हैं, तो मुख्य रूप से जीएस पेपर 2 में आईआर के सेक्शन से ये जुड़ जाता है। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे एक और टॉपिक की जिसका नाम है श्री अन्न। ये श्री अन्न क्या है, इसकी किस प्रकार की महत्ता है और हाल के समय में चर्चा में क्यों रहा है, ये सब बातें हम समझेंगे। इसको आप कहाँ से जोड़ सकते हैं, तो मुख्य रूप से सामान्य अध्ययन में जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी से आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। कुछ हद तक इसका संबंध जो है वह खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा यानी जीएस पेपर 2 में भी देखा जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर ये टॉपिक है, इन सबको हम समझने का प्रयास करेंगे और आपको ये ध्यान रखना है हमारे द्वारा जो आंसर राइटिंग आदि के प्रोग्राम शुरू किए गए हैं उनके दृष्टिकोण से इन टॉपिक्स का काफ़ी महत्व है, इसलिए आप इनको काफ़ी अच्छे से पढ़ें, समझने का प्रयास करें और पॉइंट्स को भी निकालने का प्रयास करें। ठीक है, तो एक एक करके जो है ये टॉपिक्स मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है वह है हिरासत में मौत का। अब इसका सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो आज के इंडियन एक्सप्रेस में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है और इंडियन एक्सप्रेस की खबर ये बताती है कि हाल ही में मुख्य रूप से जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उच्च सदन यानी राज्यसभा में, जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए कुछ आंकड़े भारत में हिरासत में होने वाली मौतें, जिसे कस्टोडियल डेथ कहा जाता है, या फिर हिरासत में होने वाली हिंसा के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों की तरफ इशारा करती है। खबर क्या है, खबर यह बता रही है गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कि पिछले 5 वर्षों में हिरासत में सबसे अधिक जो मौतें देखी गई हैं वो गुजरात में देखी गई हैं।
हालांकि दूसरे राज्य भी इसमें काफी पीछे नहीं हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 76, उत्तर प्रदेश में 41, तमिलनाडु में 40, बिहार में 38 आदि जो मौतें हैं वो देखी गई हैं। और अगर कुल मिलाकर फिगर देखा जाए तो 2021-22 में कुल मिलाकर 175 मौतें हिरासत में देखी गई हैं। ठीक है, आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं किस प्रकार से ऐसे राज्यों को इसमें दर्शाया गया है जहां पर सर्वाधिक प्रकार की कस्टोडियल डेथ्स यानी हिरासत में हुई मौतें दर्शाई गई हैं। और ये जो आंकड़ा है वो 2017-18, 18-19, 20-21, 21-22 का है। और इसमें मुख्य रूप से राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार। ठीक है, तो इसका एक दो आंकड़ा आप याद रख सकते हैं, बहुत ज्यादा आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल रेफरेंस के तौर पर आप इसे याद रखें। अब इसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं हिरासत में मौत की, जिसे कस्टोडियल डेथ कहा जाता है, या दूसरे तरीके से अगर कहा जाए तो हिरासत में हुई हिंसा, कस्टोडियल वायलेंस, ये क्या होता है और इससे संबंधित प्रावधान किस प्रकार के हैं। तो जब हम बात करते हैं हिरासत में मौत की, कस्टोडियल डेथ की, तो कस्टोडियल डेथ के संदर्भ में अगर हम इसकी एक सामान्य परिभाषा समझने का प्रयास करें तो हिरासत में मौत यानी कस्टोडियल डेथ का ये मतलब हुआ कि यदि कोई व्यक्ति जेल में है, यदि कोई व्यक्ति कारावास में है, यदि किसी व्यक्ति को निषिद्ध करके रखा गया है, उसे जेल में रखा गया है, या फिर वो किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही आदि का सामना कर रहा है, और इस प्रकार की अवधि के दौरान यदि उसके खिलाफ हिंसा की जाती है, उसके खिलाफ बुरा बर्ताव किया जाता है, और अत्यधिक हिंसा आदि कुछ कारणों के चलते यदि हिरासत में रहते हुए ही उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे हिरासत में मौत या हिरासत में होने वाली हिंसा का एक स्वरूप माना जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में है, अगर कोई कारावास की सजा में है और इस दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा कस्टोडियल डेथ यानी हिरासत में मौत। अब ये क्यों होती है, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि उस पर पुलिस बल का अत्यधिक प्रयोग किया जाए, फोर्स, या फिर उसके खिलाफ हिंसा किया जाए, टॉर्चर किया जाए। हो सकता है कि उसके स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही की जा रही हो, जहां पे उसको रखा गया हो वहां की स्थितियां अच्छी ना हो, अधिकारियों के द्वारा उसके खिलाफ दुर्व्यवहार किया जाए। ठीक, तो यह तो प्रत्यक्ष कारण कहा जा सकते हैं। यदि मैं कुछ और दीर्घकालिक कारकों को बताने का प्रयास करूं, कुछ ऐसे इनहेरेंट फैक्टर्स को बताने का प्रयास करूं जो लंबे समय से इस समस्या की ओर इशारा करते हैं, तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे। जैसे कि भारत में टॉर्चर को लेकर एक मजबूत कानून का अभाव है, और ये बात बहुत लंबे समय से कही जा रही है। यानी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कस्टडी में है, कोई व्यक्ति हिरासत में है, कारावास में है, न्यायिक कार्यवाही के तहत है, और उसको जेल आदि में या फिर आप कह सकते हैं किसी प्रकार की ऐसी जगह पर रखा गया है, तो उसके खिलाफ किस प्रकार का बर्ताव किया जाना चाहिए, उससे किस प्रकार के बर्ताव की अपेक्षा है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा स्पष्टता का अभाव देखा जाता है। और चूंकि भारत में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किए जाने वाले अत्याचार को लेकर जो हिरासत में है उसको लेकर अत्याचार विरोधी कानून की विद्यमानता भारत में नहीं है, एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन भारत में विद्यमान नहीं है। इसी के चलते कई बार पुलिस अधिकारियों आदि के द्वारा व्यक्तियों के खिलाफ इस प्रकार की हिंसा की जाती है और वो उससे बच निकलते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा इनहेरेंट फैक्टर यह है कि भारत में किसी प्रकार का एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन नहीं है, यानी हिरासत में रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अत्याचार ना हो, इस बात को लेकर स्पष्टता का अभाव है, कोई स्पष्ट कानून नहीं है। ठीक, इसके अलावा विविध प्रकार के कानून, विविध प्रकार के प्रावधान जो है भारत में बनाए गए हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट आदि के संबंध में, लेकिन ये सब कानून स्पष्ट रूप से हिरासत में हुई हिंसा, ठीक, यानी कस्टोडियल वायलेंस को अपराधीकृत नहीं करते हैं। ठीक है, सीधे सीधे तौर पर जो है हिरासत में हुई हिंसा को अपराधीकृत नहीं किया गया है। यह भी जो है एक बहुत बड़ा कारक है हिरासत में होने वाली हिंसा और हिरासत में होने वाली मौत का। और इसके चलते कई बार क्या होता है कि अगर कोई अधिकारी इसके संबंध में दोषी माना भी जाता है तो उसके खिलाफ किस प्रकार की कार्यवाही की जाए उसको लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत में जो पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, या फिर भारत की जो जेल्स हैं, उनका जो ओरिजिन है वो एक प्रकार का कॉलोनियल ओरिजिन है। क्या है? एक प्रकार का कॉलोनियल ओरिजिन, कॉलोनियल
कॉलोनियल ओरिजिन। कॉलोनियल ओरिजिन, कॉलोनियल ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि उनकी विरासत जो है औपनिवेशिक है, ब्रिटिश काल से जो है उनको लेके आया गया है। और चूंकि ब्रिटिश काल में मुख्य रूप से सत्ता का दुरुपयोग किए जाने के उदाहरण या जानबूझकर हिंसा के माध्यम से, बल के माध्यम से शासन किए जाने के उदाहरण मिलते थे, तो उसी प्रकार की शासकीय मानसिकता जो है भारत में आज भी बनी हुई है, जो इस प्रकार की हिंसा को बढ़ावा देती है। ठीक, इसके चलते भारत में जो जेल्स वगैरह हैं, जो जेल का सिस्टम है, प्रिजन का पूरा सिस्टम है, वो जो है अपारदर्शी है। ठीक, भारत में इसी की वजह से जो है बहुत लंबे समय तक प्रिजन रिफॉर्म्स यानी कारावास में होने वाले सुधार नहीं किए गए हैं, जिसके चलते कारावास में जो परिस्थितियां होती हैं वो काफ़ी खराब होती हैं। कारावास में भीड़ भाड़ यानी ओवर क्राउडिंग की समस्या देखी जाती है। कारावास में मैन पावर की भारी कमी है, और साथ ही साथ जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं या फिर निषिद्ध लोग हैं या फिर कैदी वगैरह हैं, उनकी सुरक्षा के भी बहुत कम उपाय वहाँ पे देखे जाते हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ होने वाली हिंसा अथवा मृत्यु की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें ये एक बहुत कॉमन बात है, ये बहुत कॉमन फैक्टर है, जिसके बारे में ज़्यादातर विद्यार्थियों को या ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि किस प्रकार से पुलिस जब लेके जाती है किसी व्यक्ति को तो उसके खिलाफ बल का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से उससे जो अपराध का आरोप उस पर लगाया गया है वो अपराध वो कबूल कर ले, इसके लिए उसके खिलाफ बल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और बहुत सारे आंकड़े वगैरह ये बताते हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार के बल का जो प्रयोग है वो सामान्य रूप से ऐसे वर्गों या समुदायों के खिलाफ किया जाता है जो समाज में वंचित तबके से होते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय आदि से होते हैं, या फिर उनके पास औपचारिक न्याय प्रणाली का सहारा लेने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं होते, संसाधन विहीन वो देखे जाते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुख्य रूप से हाशिए पर जी रहे समुदायों को लक्षित करके अत्यधिक बल का प्रयोग किया जाता है। उनको बहुत लंबे समय तक जेल वगैरह में रहना पड़ता है, जिससे न केवल उनके मूल अधिकार उनसे वंचित होते हैं, अपितु साथ ही उनको विविध प्रकार की हिंसा का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे कि सामान्य रूप से यह भी देखा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कोई शासन विरोधी विचारधारा रख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी कई बार मनगढ़ंत या फिर झूठे प्रकार के आरोप लगाकर जेलों में डाल दिया जाता है और उनके खिलाफ हिंसा की जाती है। तो शासन विरोधी विचारधारा को नियंत्रित करने हेतु भी कई बार अत्यधिक बल प्रयोग के साथ साथ उस पर टॉर्चर किया जाता है, जो कस्टोडियल वायलेंस या फिर कस्टोडियल डेथ का कारक बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमें यह ध्यान रखना होगा कि भारत में जो न्यायिक प्रणाली है, मुख्य रूप से उस न्यायिक प्रणाली को वहन करना या फिर उसको आप कह सकते हैं कि वह हर किसी के बूते की बात नहीं है, वह जो है हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। भारत में औपचारिक न्याय प्रणाली जो है वो काफ़ी लंबी है, भारत में वह काफ़ी खर्चीली है, और इसके चलते मुख्य रूप से हाशिए पर रहने वाले जो समुदाय हैं वो इसको अफोर्ड ना कर पाने के चलते बहुत बार इस प्रकार की परिस्थितियों के शिकार होते हैं, जिससे उनको जेल में बहुत लंबे समय तक रहने के चलते हिंसा अथवा इस प्रकार की मारपिटाई या फिर चरम परिस्थितियों में मृत्यु आदि का भी सामना करना पड़ता है। ठीक, तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने चाहिए, और जब भी आपसे इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन ही उठता है कि अगर मान लीजिए भारत में इस प्रकार की स्थितियाँ खराब हैं तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी स्थितियाँ हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में इस प्रकार की स्थितियाँ भले ही हों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रावधान जरूर करने का प्रयास किया गया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें सुधार के लिए प्रयास करें। ठीक, और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को भी करने का प्रयास किया है, हालांकि इसमें पूर्ण रूप से कार्य किया जाना बाकी है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो निषिद्ध लोग हैं, जो कन्विक्टेड लोग हैं या फिर जेल में रहने वाले जो लोग हैं या फिर आरोपी व्यक्ति हैं, उसके खिलाफ टॉर्चर ना किया जाए, उसके खिलाफ हिंसा ना की जाए, उसको निवारित किए जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक कन्वेंशन बनाया गया था, जिसका नाम है, ठीक, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। इसको हिंदी में कहते हैं उत्पीड़न के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। ठीक, क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। ठीक, इसकी भारत में स्थिति क्या है? तो भारत ने इस पर साइन किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, साइन किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन भारत ने इसको रेक्टिफाई नहीं किया है। ठीक है, क्या किया है? इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। ठीक है, दो शब्द होते हैं, एक को कहते हैं साइन करना और दूसरे को कहते हैं रेटिफाई करना। साइन करना और रेटिफाई करना।
तो भारत ने ये जो कन्वेंशन है टॉर्चर पे को लेकर, जो कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, इस पर भारत ने साइन जरूर किए हैं, 1997 में ही साइन कर दिए थे, लेकिन इसको रेटिफाई नहीं किया है। रेटिफाई करने का मतलब क्या हुआ कि आप पहले तो साइन करते हैं, फिर उसके बाद उस कन्वेंशन को भारत में पूरी तरीके से लागू करने के लिए उसके अनुरूप अपने कानून व्यवस्था या फिर प्रशासनिक व्यवस्था आदि में सुधारों को करते हैं। तो भारत ने आधा काम किया है, साइन कर दिया, यानी भारत का इंटेंशन है कि हम जो है इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन साइन किए जाने के बावजूद जो है इसको रेटिफाई नहीं किया गया है, यानी इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुरूप हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अनुरूप जो है हमने इसमें कानूनी सुधार आदि को नहीं किया है, जिसके चलते भारत में इस कन्वेंशन को साइन किए जाने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी सीमा है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जब भी आपसे पूछा जाए कि इस प्रकार के कस्टोडियल वायलेंस, कस्टोडियल जो डेथ्स हैं उनको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो इस सुझाव को आपको देना है कि भारत ने 1997 के संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन उसका अनुसमर्थन नहीं किया, उसको रेटिफाई नहीं किया है, और जल्दी से जल्दी उसको रेटिफाई करके भारत की कानूनी न्यायिक व्यवस्था को उसके अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि इस प्रकार की हिंसा पर लगाम लगाई जा सके। ठीक, इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि चूंकि भारतीय विधि व्यवस्था आदि में या फिर भारतीय जेल व्यवस्था आदि में जो जेलों आदि की परिस्थितियां होती हैं, उसमें भी बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है, जिससे इस प्रकार की हिंसा वगैरह बढ़ती है। जैसे कि वहाँ पे चिकित्सकीय देखरेख का अभाव होता है, अधिकारियों के अनुरूप जो है प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, उनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, जवाबदेहिता की कमी होती है, और जब किसी कैदी वगैरह को पकड़ा जाता है तो उसकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुरूप, उसकी जो हेल्थ कंडीशन है उसके अनुरूप जो है कार्य नहीं किया जाता, सामान्य रूप से उनको उनकी स्थिति में ही छोड़ दिया जाता है, जिसके चलते उनकी स्थिति और खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। जब भी आपको कारकों पे प्रश्न आए तो ये सब पॉइंट्स जो हैं आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके संदर्भ में आपको कुछ संवैधानिक प्रावधान अथवा कुछ विधिक प्रावधानों को भी ध्यान में रखना होगा, और इसके संदर्भ में किस प्रकार के सुझाव आपको देने हैं वो भी आप कुछ पॉइंट्स याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर हिरासत के संबंध में हम कुछ उपलब्ध प्रावधानों को देखें तो इसमें कुछ स्पष्ट रूप के संवैधानिक प्रावधान हैं। जैसे कि संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की बात करता है, राइट टू लाइफ की बात करता है, और राइट टू लाइफ की बात के संबंध में किस प्रकार का व्यक्ति का एक गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, इसके संदर्भ में अत्याचार से सुरक्षा, ठीक है, उसके खिलाफ अत्याचार ना हो, वह भी जो है एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 22 भी इसमें महत्वपूर्ण है, जो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है, और इसके तहत अनुच्छेद 22(1) का प्रावधान ये कहता है कि अगर व्यक्ति को निषिद्ध किया जाता है, डिटेन किया जाता है, पकड़ा जाता है, तो उसे काउंसिल से यानी वकील से परामर्श लेने का अधिकार है। इसके बारे में प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। ठीक, इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत में मुख्य रूप से जो जेल का विषय है, जो पुलिस का विषय है, वह राज्य सूची का विषय है, और इस रूप में जेल में सुधार, पुलिस व्यवस्था आदि में सुधार क्या, जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो प्राथमिक जिम्मेदारी है, वो किसकी आती है, तो राज्यों की आती है। राज्यों के ऊपर यह दायित्व डाला गया है कि वो जो है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के संदर्भ में बेहतर कार्यवाही करें, और केंद्र सरकार भी जो है समय समय पर विविध प्रकार की एडवाइजरी वगैरह जारी करके परामर्श आदि देती रहती है, इस पर जो है कार्य करने की बात करती रहती है, ताकि उस पर आगे कार्यवाही की जा सके। इसके अलावा भारत में सभी मानवों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी हमने जो है राष्ट्रीय स्तर पर 90s के दशक में 1993 में ही जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया है, ताकि हम ह्यूमन राइट्स का क्या कर सकें, तो संरक्षण कर सकें। और ह्यूमन राइट्स सब पे लागू होते हैं, चाहे वो कैदी ही क्यों ना हो। ठीक, तो इसमें केंद्र की भी जिम्मेदारी बनती है, और सबसे ज्यादा प्राइमरी रूप से किसकी जिम्मेदारी बनती है, तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। ठीक, इसके अलावा इसमें संवैधानिक प्रावधान अथवा केंद्र राज्य के प्रावधानों के अलावा इसमें कुछ कानूनी प्रावधान भी हैं, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके कुछ प्रावधान आप याद रख सकते हैं। जैसे कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 41 से कहती है
कि अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो उसका बेसिस जो है उचित होना चाहिए, आधार उचित होना चाहिए, उसमें बेहतर प्रकार की दस्तावेजी प्रक्रिया आदि का पालन किया जाना चाहिए और उसको ऐसे ही जो है गिरफ्तार नहीं कर लिया जाना चाहिए। ठीक, इसके अलावा आईपीसी की धारा 330 और 331 आप ध्यान रखेंगे, जिसमें जब किसी व्यक्ति को मान लीजिए गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको जबरन जो है उससे कन्फेस ना करवाया जाए, उसके खिलाफ जो है हिंसा ना हो, जबरन उसके अपराध कबूलवाने के लिए इसके संदर्भ में कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अगर किसी व्यक्ति को जबरन उसके अपराध के लिए उसको कहा जाता है कि आप उसे कबूल कर लीजिए, कन्फेस कर लीजिए, तो इसके खिलाफ उसमें सजा का प्रावधान है अगर इसको लेकर किसी प्रकार की उस व्यक्ति को क्षति होती है। ठीक, इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 25 को आप याद रख सकते हैं, जिसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस के सामने अपराध को कबूल करेगा, किसी बात को लेकर, किसी अपराध को लेकर उसमें कबूलनामा देगा, तो वह न्यायालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसमें मजिस्ट्रेट या फिर न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ठीक, इसके अलावा आप इसमें भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 को याद रख सकते हैं, जिसमें पुलिस अधिकारियों पे सामान्यता अगर मान लीजिए वो अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, कोई कर्तव्य कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें वो किसी प्रकार की लापरवाही करते हैं, ठीक, तो उस लापरवाही पर पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है या फिर उन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देखिए कि प्रावधान तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि प्रावधान नहीं है, बट बात यह है कि भारत में इसका सही से अनुपालन नहीं हो रहा है और इसी को ध्यान में रखकर कुछ कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि सबसे पहले तो हमें मानवाधिकार संबंधी कानूनों को जो है कड़ाई से अनुपालन इसका सुनिश्चित करना होगा। 1993 का जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है वो केंद्र स्तर पर भी मानवाधिकार आयोग की स्थापना करता है, राज्यों के स्तर पर मानवाधिकार आयोग की रक्षा करता है। तो मानवाधिकार आयोगों को इसके संदर्भ में कार्य करना होगा, राज्य सरकारों पर, केंद्र सरकार पर इसके लिए दबाव डालना होगा और समयबद्ध आधार पर इसके संदर्भ में सुधार को लागू करना होगा। ठीक, इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि भारत में जो कानूनी अधिकारी हैं या फिर हम कहें पुलिस संबंधी अधिकारी हैं, कानून प्रवर्तन अधिकारी हैं, उनकी मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है, जिसके तहत उनको उचित प्रकार से प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है, उनको संवेदनशील बनाए जाने की जरूरत है और इसके तहत जो है उनका व्यापक और प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जाना चाहिए। ठीक, इसके अलावा अगर किसी प्रकार का कस्टोडियल वायलेंस या कस्टोडियल डेथ की सूचना मिलती है या फिर इस प्रकार की कोई घटना देखी जाती है तो उसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और इस पर समयबद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि भारत में प्रावधान नहीं है, बट उन प्रावधानों को सही से लागू नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम कस्टोडियल डेथ या कस्टोडियल वायलेंस को लेकर सीधा सीधा कोई कानून नहीं बना पाए हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है और इसके संदर्भ में कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। ठीक, तो कस्टोडियल वायलेंस के संबंध में आंकड़े याद ध्यान रखेंगे, 1-2 आंकड़ों से काम चल जाएगा। कस्टोडियल वायलेंस की एक सामान्य परिभाषा याद रखें। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है कस्टोडियल वायलेंस या कस्टोडियल डेथ के प्रमुख कारक, उसके रीजंस क्या हैं, फैक्टर्स कौन से हैं, उसके संदर्भ में विधिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान किस प्रकार के हैं और इसके संदर्भ में क्या किया जाना चाहिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपसे किसी भी साल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा में कुछ ऐसे बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जिसमें हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण हाल ही में चर्चा में रहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है चैट जीपीटी। अब ये चर्चा में क्यों है, तो देखिए हाल ही में ये जो न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस में जो है इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसके तहत भारत सरकार भी अब चैट जीपीटी का प्रयोग व्हाट्सएप के माध्यम से करने जा रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा इस बात को कहा गया है कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों अथवा भारतीय किसानों आदि को सरकारी परियोजनाओं आदि की जानकारी समयबद्ध आधार पर दिए जाने के लिए चैट जीपीटी का प्रयोग व्हाट्सएप पे किया जाएगा, जिसके तहत इसका प्रयोग करके भारतीय किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके तहत चैट जीपीटी संचालित व्हाट्सएप चैट बोर्ड पर भारत सरकार काम कर रही है। ये कैसे काम करेगा, तो सीधी सी बात है, आप व्हाट्सएप खोलेंगे, उस पर एक वॉइस मैसेज भेजेंगे और उस वॉइस मैसेज को सुनेगा चैट जीपीटी आधारित
चैटबॉट और वह आपका जवाब देगा। जैसे कि मान लीजिए आपको कहा कि हमें जो है बीज की ज़रूरत है और बीज के संबंध में सरकारी योजना क्या है, तो बीज के संदर्भ में जो सरकारी योजना की जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। यानी इसमें यूजर्स को जो है व्हाट्सएप के जरिए वॉइस नोट भेजना होगा और यूजर जो वॉइस नोट भेजेगा, क्वेश्चन उसके माध्यम से जो पूछेगा, चैट जीपीटी आधारित जो चैटबॉट है, बात करने वाला जो रोबोट का एक प्रकार है, वो जो है आपसे आपका क्वेश्चन लेकर वॉइस में ही आपको उसका जवाब देगा। ठीक है, अब वॉइस की सुविधा क्यों रखी गई है, तो भारतीय किसान कई बार क्या होते हैं कि वह जो है लिखने में इतने पारंगत नहीं हो सकते हैं, उनको हो सकता है कि लिखने में ज़्यादा दिक्कत हो सकता है कोई ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, तो बोल कर ही जो है वो इसका जवाब प्राप्त कर सकें, उसका जो है रेफरेंस प्राप्त कर सकें, उसके संदर्भ में जो है उनको जानकारी अच्छे से प्राप्त हो जाए। इसके लिए इस प्रकार का एक पूरी प्रणाली बनाने पर भारत सरकार काम कर रही है और भविष्य में हम उम्मीद करते हैं इस पर सफलतापूर्वक कार्य होगा। ठीक, लेकिन इस पूरी पृष्ठभूमि में ये चैट जीपीटी क्या है, इस पर एक सामान्य जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि चैट जीपीटी का जो विषय है वो लगातार जो है न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, रोज इस पर नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। चैट जीपीटी के बाद अब गूगल के द्वारा भी जो है अपना एक नया चैटबॉट प्रस्तुत करने की बात कही गई है। ठीक, गूगल का बार्ड है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट भी कह रहा है कि हम जो है इसके संदर्भ में कार्य करेंगे, तो लगातार जो है इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, तो चैट जीपीटी के बारे में अगर सामान्य जानकारी मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि यह एक ओपन एआई कंपनी के द्वारा विकसित किया गया डायलॉग बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यह आपकी बात को समझने और उसका जवाब दे पाने में सक्षम है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान कंपनी जो ओपन एआई है उसके द्वारा विकसित एक डायलॉग बेस्ड कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट है। कोई भी आपसे पूछे कि चैटबॉट क्या है, चैट जीपीटी क्या है, तो आप कहेंगे कि यह एक संवाद आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला चैटबॉट है जो मनुष्यों की नेचुरल लैंग्वेज, प्राकृतिक भाषा को समझने और उसी लैंग्वेज में जवाब देने में सक्षम है। ठीक है, इन्हीं दो लाइनों में जो है इसकी पूरी परिभाषा है। ठीक, कोई आपसे पूछे चैट जीपीटी क्या है, तो आप ये कहेंगे कि चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी के द्वारा विकसित एक संवाद आधारित एआई चैटबॉट है जो प्राकृतिक भाषा को समझने और प्राकृतिक भाषा में ही जवाब देने में सक्षम है। ठीक, ये इस प्रकार से कार्य कर रहा है कि इसके लॉन्च होने के बाद से ही इसने इंटरनेट पर पूरा स्टॉर्म ला दिया है, तूफान ला दिया है और कई यूजर्स का तो यहाँ तक कहना है कि आगे आने वाले समय में ये गूगल को ही प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक, और ये आपका एक पर्सनल ट्यूटर होगा। ठीक है, कुछ भी पूछना है इससे पूछिए, ये आपको डिटेल्ड आंसर देगा। ठीक है, तो आपको एक पर्सनल ट्यूटर के रूप में काम करने जा रहा है। ठीक, इसकी जो बातचीत करने की शैली है, इसकी जो जवाब देने की जो शैली है वो एक डायलॉग बेस्ड है, संवादात्मक है। जैसे कि मान लीजिए सामने कोई व्यक्ति बैठा हो, आपने उससे पूछा कुछ, उसने तुरंत जवाब दिया। ठीक, तो इस तरीके की डायलॉग बेस में जो है वो आपसे बातचीत करता है। ठीक, और एक क्वेश्चन पूछने के बाद उसके बाद दूसरे क्वेश्चन भी आप पूछें तो वो उसका भी जवाब देगा। ठीक है, जैसे कि मान लें आपने पूछा कि भाई आप ये बताइए कि आज बारिश होगी, तो उसने बोला नहीं होगी। फिर आप ये पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं होगी, तो वो उसका जवाब देगा। तो इस तरीके से फॉलो अप प्रश्नों के भी वो उत्तर देने में सक्षम है। ठीक, इसके अलावा उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर मान लीजिए आपने उससे कोई क्वेश्चन पूछा और उसने मान लीजिए गलत इंफॉर्मेशन दे दी, तो वह अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा कि माफ कीजिएगा, मैंने आपको गलत जानकारी दे दी, सही जानकारी ये है। इसके अलावा अगर आप उसके समक्ष कोई गलत तथ्य रखते हैं तो वो उसको भी चुनौती दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने उससे ऐसे ही कहा कि अरे तुमने सुना कि क्या ताइवान ने चीन पर हमला कर दिया है, अभी न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो कहेगा नहीं भाई साहब आप गलत बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो इस तरीके से वो गलत तथ्यों को भी चुनौती दे सकता है। ठीक, इसके अलावा अगर मान लीजिए आप कोई उससे अनुचित अनुरोध करते हैं, आप उससे कहें कि चैट जीपीटी ऐसा करो, डांस करके दिखाओ, तो वो बोलेगा कि मैं डांस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो चैटबॉट हूं, मैं आदमी थोड़ी हूं। ठीक, तो इस तरीके की बातें भी वो स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, आप उससे कहें कि भाई मेरे से शादी कर लो, तो वो बोलेगा नहीं मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ना मैं महिला हूं ना पुरुष हूं। ठीक, तो इस तरह की बात। अब इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स आप इसमें ध्यान रख सकते हैं।
जैसे कि यह एक संवाद आधारित आर्टिफिशियल जो चैटबॉट है, ये इससे पहले भी इसके कुछ वर्जन विकसित किए गए थे और ये लेटेस्ट वर्जन जो इसका है वो GPT 3.5 है, जिसमें एक विशिष्ट तकनीक का प्रयोग किया गया है जिसे कहा जाता है डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी, डीप लर्निंग तकनीक। अब ये डीप लर्निंग तकनीक क्या होती है? तो डीप लर्निंग तकनीक का एक ऐसा प्रकार है जिसमें मशीनें लगातार ज्ञान अर्जित करके उसको विश्लेषित करके जो है आपको जवाब देने में सक्षम हो। जैसे कि चैट GPT, इसमें क्या होगा कि इसमें जो है वह आपके सवाल को सुनकर एक विस्तृत टेक्स्ट में आपको जवाब देगा। यह जो है कविताएं भी कर सकता है और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी एक खुद की मेमोरी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन पूछा तो वो उसको याद रख लेगा और फिर उसके बाद आप दोबारा उससे बात करेंगे तो उस बात को ध्यान में रखकर जो है आपको जवाब देगा। जैसे कि मान लीजिए आपने उससे एक क्वेश्चन पूछ लिया तो उसका उसने जवाब दे दिया, उसके बाद दोबारा वो जवाब आप उससे पूछेंगे तो कहेंगे अब मैंने आपको पहले बताया था, उस चीज को ध्यान रखिए, और उस आधार पर जो है आगे वो फॉलोअप क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि फिलहाल ये टेस्टिंग स्टेज में ही है, बीटा वर्जन में ही है। इसके बावजूद इसने जिस प्रकार की क्षमताओं को दर्शाया है उससे इसको जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हासिल हो रहा है। ठीक है, इसके रिजल्ट जो है बेहद शानदार देखे गए हैं। ठीक, बहुत सारे विशेषज्ञ वगैरह का मानना है कि अब तक जो बच्चे जो अपने घंटों घंटों मोबाइल फ़ोन पर ऐसे वेस्ट कर सकते थे, जो कर देते थे, अब जो है वो चैट GPT आदि से बात करके बेहतरीन प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से वो मैथ के महत्वपूर्ण इक्वेशंस वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं, इसके माध्यम से वो ऐसे वगैरह लिखवा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर कोड वगैरह निर्धारित किया गया है, कोई सॉफ्टवेयर कोड वगैरह बनाया गया है तो उसकी वो गलती को पकड़ सकता है। ठीक, इसके अलावा इसका भावनात्मक पक्ष भी देखा जा रहा है जिसके तहत वो ह्यूमन इमोशंस को समझकर उसके अनुरूप क्या कर सकता है, तो रेस्पॉन्ड कर सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए बहुत दुखी हो तो आप उससे क्वेश्चन पूछें उसी प्रकार का, तो उसी प्रकार का जवाब देगा। ठीक, ताकि आपको कंसोल कर सके। ठीक है, ताकि आपको सांत्वना दी जा सके। इस प्रकार से जो है इसका कुछ अर्थों तक भावनात्मक पक्ष भी देखा जा रहा है और इस वजह से इसकी महत्ता है। ठीक, अब आगे देखिए, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। अभी चूंकि ये टेस्टिंग स्टेज में ही है, बीटा वर्जन में ही है, इसलिए अभी इसको लेकर और डेवलपमेंट हो रहे हैं। ठीक, जैसे कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह जब भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बहुत डिटेल्ड आंसर देता है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आज मौसम कैसा रहेगा, तो इसने पता चला पूरा 4-5 पैराग्राफ में जो है जवाब दे दिया, किस तरीके से होगा, ऐसे होगा, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 100% एक्यूरेट हो। ठीक है, इसको कहा जाता है कि ये लंबे जवाब देता है और कई बार पूरे आत्मविश्वास के साथ गलत जवाब देता है। ठीक है, मतलब ये जो है अति विश्वसनीयता आपको दिखाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस आपको दिखाएगा। ठीक, ये आपको काफ़ी डिटेल जवाब देगा, बहुत लंबे लंबे जवाब देगा, लेकिन कई बार यह भी हो सकता है कि वो पूरा का पूरा जवाब गलत हो। ठीक है, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आप पूछते कुछ हैं, जवाब कुछ और देता है, कंटेक्स्ट ही दूसरा होता है। ठीक, मान लीजिए आपने पूछा कि बताओ ईरान कहाँ है, इसने तुरान के बारे में बताना शुरू कर दिया, पता चला तुरान पे पूरा जो है निबंध लिख दिया। आप कहेंगे भाई मैंने तो ईरान के बारे में पूछा था, तो कह रहा है कि कोई बात नहीं, मैंने तो बता दिया अब। तो इससे कई बार क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट की कमी भी इसमें देखी जाती है, ये भी थोड़ी सी चुनौती है। ठीक, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो चैट GPT है वो फिलहाल अभी भी जो है एक टेस्टिंग स्टेज में है, बीटा वर्जन में है। यही कारण है कि OpenAI कंपनी के द्वारा लगातार इसका विकास किए जाने की बात की गई है। ठीक है, OpenAI कंपनी का ये कहना है कि हम जो है इसकी समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो समय के साथ ही आएंगी। जैसे कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मान लीजिए कोई ये जवाब गलत दे रहा है तो वास्तविकता में सत्य क्या है इसको पहचानना भी एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि न्यूज़पेपर्स में या फिर डेटा वर्जन जिसने इसको ट्रेन किया या जहां से इसने डेटा को गैदर किया, वहीं पर मान लीजिए गलत सूचनाएं भरी हों तो उन गलत सूचनाओं को पकड़ कर ही गलत जवाब देगा। ठीक है, तो वास्तविक सच की चुनौती है जो है चैट GPT के सामने है। जैसे ह्यूमंस के सामने रहती है कि सच्चाई क्या है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वास्तविकता क्या है, तो इस बात की चुनौती जो है वो चैट GPT की समझ भी है। ठीक, इससे कई बार जो है कंफ्यूजन में आ सकता है वो।
मान लीजिए किसी बात का उसे जवाब देना है और उसे दो तरह की बातें समझ में आ रही हैं, तो दोनों बातों के आधार पर किस पे जवाब दे, इसको लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, आदमी को होता है तो इससे भी हो सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए इसने जहां से डेटा गैदर किया उस डेटा को ही मान लीजिए गलत कहा जाए, जिस व्यक्ति के द्वारा डेटा डाला गया उसी में कुछ भ्रांतियां हो, उसको गलत तरीके से ट्रेन किया गया हो, तो ये सारी सीमाएं जो हैं इसमें भी आ सकती हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से फुल प्रूफ है, क्योंकि मनुष्य ही फुल प्रूफ नहीं है, इसलिए चैट जीपीटी में भी समस्याएं हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि क्या चैट जीपीटी आने वाले समय में क्या फिक्शन लिख सकता है, क्या वो मानव की तरह सोच सकता है, क्या वो मानव का स्थान ले लेगा, उपन्यास लिखने लगेगा, कविताएं करने लगेगा। ठीक, क्या लोग कविताएं लिखने के लिए, उपन्यास लिखने के लिए केवल इसकी सहायता लेंगे? तो अभी ये कहना अतिशयोक्ति होगा। ठीक है, जिस स्तर पर मानव में क्रिएटिविटी होती है, मानव में जो है रचनात्मक क्षमता होती है, उस स्तर पर जो है अभी तक ये नहीं पहुंच पाया है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, बहुत सारी कंपनियां जो है इस पर काम कर रही हैं। जैसे कि गूगल ने जो है बार्ड को पेश किया है। ठीक है, गूगल ने जो है बार्ड को पेश किया है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का भी ये कहना है कि उसका जो सॉफ्टवेयर है, जो सर्च इंजन है जिसका नाम है बिंज, ठीक, बिंज सर्च इंजन, तो माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि बिंज सर्च इंजन पर भी जो है हम चैट जीपीटी का प्रयोग करके काम करेंगे, तो इससे गूगल को चुनौती मिल गई है। लेकिन इसके बावजूद जो है आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी फिलहाल ये जो है लगातार टेस्टिंग के स्टेज में है, लगातार इससे संबंधित डेवलपमेंट्स आते जा रहे हैं। ठीक, इससे पहले गूगल ने घोषणा की थी कि उसके पास एक ऐसा चैटबॉट है जिसका नाम है लैम्डा, जो कथा लेखन में मदद कर सकता है। कोई कहानी उससे लिखवाना हो तो लिख देगा। ठीक, लेकिन उसमें उसकी भूमिका अभी भी केवल एक सहायक ही है, वो खुद से कोई कहानी नहीं लिख सकता। आप कुछ पूछेंगे तो बता देगा, लेकिन ये नहीं कि खुद से वो डिजाइन कर दे। तो ये चैट जीपीटी के साथ भी है, बार्ड के साथ भी है। ये सारी की सारी चीजें अभी प्रारंभिक अवस्था में ही हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लगातार विकास हो रहा है, वो विकास जो है काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी रोमांचित करने वाला अनुभव है। और इसके साथ किया जाने वाला जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, वो काफ़ी हद तक वास्तविक बातचीत के आसपास लगता है, जो आगे आने वाले समय में बहुत सारी अवसरों को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो चैट जीपीटी क्या है, इससे संबंधित लाभ किस प्रकार के हैं, इससे संबंधित सीमाएं किस प्रकार की हैं, और इससे संबंधित लेटेस्ट डेवलपमेंट किस प्रकार के हो रहे हैं, उस चीज़ को मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर पर जो लगातार चर्चा में आ रही है, रोज इस पर न्यूज़ आ रही है। और क्या है ये? तो जम्मू कश्मीर में लिथियम की खोज। क्या टॉपिक है? जम्मू कश्मीर में लिथियम की खोज। अब ये चर्चा में क्यों है? तो आज के न्यूज़पेपर्स में, आज के द हिंदू में भी इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। और खबर क्या है? खबर तो आप में से मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर को पता ही होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से चर्चा में है। और चर्चा में यह है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत में मुख्य रूप से खनन आदि का, आप कह सकते हैं खोजने में, खनिज आदि को खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई कि उसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के एक क्षेत्र जिसका नाम है सलाल हिमामा क्षेत्र, उस क्षेत्र में लगभग 6 टन से अधिक का लिथियम खोजा गया है, और ये इसके अनुमानित भंडार है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो बात कही गई है, लगभग 6 मिलियन टन का लिथियम खोजे जाने की बात, वो टेक्निकल वेरिएशन के आधार पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं। टेक्निकलिटीज़ क्या है? तो टेक्निकलिटीज़ ये है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये कहना है कि ये अनुमानित संसाधन है। ये शब्द याद रखिएगा, इन्फर्ड रिसोर्स है। इन्फर्ड रिसोर्स का मतलब क्या हुआ कि आप 100% कंफर्म होकर नहीं कह सकते कि इतना ही है। अभी एकदम शुरुआती स्टेज है। ठीक है, एकदम प्रारंभिक, इसे कहा जाता है प्रारंभिक अन्वेषण है, एकदम प्राथमिक अन्वेषण है। ठीक, और इस आधार पर अनुमान लगाया गया है। 100% इसकी वेरिएबिलिटी नहीं है, 100% नहीं है। ये हो सकता है आगे इसकी मात्रा जो है कम हो जाए या हो ही ना, ठीक, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो है ये जो घोषणा की गई है वो काफ़ी आशाजनक है। ठीक, जो इन्फर्ड संसाधन होते हैं, अनुमानित संसाधन होते हैं, वो एक प्रकार का अस्थाई, ठीक है, कह सकते हैं, ये परमानेंट नहीं, अस्थाई है। इसमें इसकी मात्रा कितनी होगी?
लिथियम की क्वालिटी यानी गुणवत्ता कैसी होगी, इसकी संरचना किस प्रकार की होगी, उसका केवल मूल्यांकन फिलहाल जो है अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से ही किया गया है। ठीक, जैसे कि वहाँ के उस क्षेत्र में गड्ढे को खोदा गया, वहाँ पे जो है कुछ ड्रिल होल किए गए, कुछ छेद वेद किए गए और फिर वहाँ पे जो है जानकारी को एकत्र किया गया। वहाँ पे वास्तविक रूप में बहुत गहराई से खनन नहीं हुआ है, ठीक है, केवल कुछ प्रारंभिक जानकारी के आधार पर ही इन बातों को कहा गया है। ठीक, इसकी वजह से ये जो इन्फर्ड रिसोर्सेज हैं वो सीमित हो जाते हैं, उनकी गुणवत्ता के बारे में भी सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता और ये पूरी तरीके से आप इसको 100% ट्रुथ नहीं मानेंगे। ठीक है, ये पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं है, केवल प्रारंभिक अनुमान ही है। ठीक, और ये बात कहां से तय हो रही है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित किए गए हैं, उसी अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर एक घोषणा की गई है। इसमें आपको एक संगठन का नाम याद रखना है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क वर्गीकरण 1997 के ठोस ईंधन और खनिज वस्तुओं के वर्गीकरण। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन फॉर रिजर्व्स और रिसोर्सेज सॉलिड फ्यूल्स एंड मिनरल कमोडिटीज ऑफ 1997। ठीक, मतलब इसका एक लाइन में आप ध्यान रखिए कि दुनिया भर में जो खनिज वगैरह जो खोजे जाते हैं उनकी क्वालिटी किस प्रकार की है, उनकी मात्रा किस प्रकार की है, वो कितने विश्वसनीय हैं, इनकी विश्वसनीयता को जो है ये रैंक करता है। और ये जो लिथियम के सोर्सेज मिले हैं वो इस इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के आधार पर G3 क्लासिफिकेशन का है, यानी प्राथमिक अन्वेषण, प्रारंभिक अवस्था में शुरुआती अनुमान ही ये है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा अगर मान लीजिए मैं इसको बताने का प्रयास करूं कि मुख्य रूप से इसमें कौन से ऐसे जानकारी है जो आपसे परीक्षाएं पूछी जा सकती है, तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि भाई ये लिथियम है क्या, इसका उपयोग क्या है, आखिर ये इसको लेकर इतनी ज़्यादा बात क्यों की जा रही है, लोग इतने उत्साहित क्यों हैं। ठीक, तो लिथियम को वर्तमान में इसका यूटिलिटी है, इसके जो उपयोग है उसके आधार पर इसको व्हाइट गोल्ड कहा जा रहा है। ठीक है, लिथियम का वर्तमान में जिस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है उसके चलते वर्तमान में इसको व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। ठीक, व्हाइट गोल्ड इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये नरम होता है और चांदी जैसी सफेद धातु के रूप में दिखाई देता है। ठीक, इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसको विविध प्रकार से निकाला जाता है, या तो बड़े बड़े ब्राइन पूल्स यानी बहुत बड़े बड़े जो है पूल के समान इसको बना दिया जाएगा और वहाँ पे सौर का वाष्पीकरण करके इसको बनाया जाएगा, या फिर इससे संबंधित कोई अयस्क मिलेगा और उस अयस्क का निष्कर्षण किया जाएगा। ठीक है, तो द्रवीय रूप में और ठोस रूप में, दोनों ही रूपों में इसकी प्राप्ति की जा सकती है। ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है इसकी यूटिलिटी, वो है इसका उपयोग, वो है इसका विविध क्षेत्रों में किया जाने वाला इस्तेमाल। तो इसका उपयोग वर्तमान में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं उनको बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल में किया जा रहा है, इसका प्रयोग लैपटॉप में, मोबाइल आदि की बैटरी में जो इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक, तो सेल बनाने में जो है इसका इस्तेमाल होता है। आपने सुना भी होगा लिथियम आयन सेल, लायन बैटरी जिसे कहते हैं, लिथियम आयन सेल। तो लिथियम आयन सेल को बनाने में लिथियम का प्रयोग होता है और ये रिचार्जेबल बैटरी है और रिन्यूएबल सोर्सेज में इसका काफ़ी प्रयोग होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में होता है, लैपटॉप में होता है, मोबाइल में होता है। तो इस पे इसका प्रयोग काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, इसी की वजह से इसका उपयोगिता काफ़ी अधिक है। ठीक, इसके अलावा जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह होती हैं, परमाणु अभिक्रियाएं वगैरह होती हैं, वहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम धातु और मैग्नीशियम धातु के साथ अगर मिलाकर मिश्र धातु बनानी है तो भी इसका प्रयोग होता है, ताकि उसकी क्षमता में सुधार किया जा सके और उनको हल्का बनाया जा सके। जैसे कि मैग्नीशियम और लिथियम की मिश्र धातु, जिसका प्रयोग आर्मर बनाने के लिए यानी कवच आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम और लिथियम की मिश्र धातु, जिसका प्रयोग एयरक्राफ्ट या फिर उच्च क्षमता की साइकिलों के फ्रेम और हाई स्पीड ट्रेनों में किया जाता है। यानी वर्तमान में जो आधुनिक प्रकार की अवसंरचना है, या फिर कह सकते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत सारे आप कह सकते हैं उपकरण हैं, उनको बनाने में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसी वजह से इसकी महत्ता लगातार बढ़ती देखी जा रही है। इसको लेकर प्रतिस्पर्धा चल रही है कि इस पर जो है हमें अपने अधिकार को सुनिश्चित करना है। ठीक, लेकिन अगर इसकी उपस्थिति के बारे में बात करें तो वैश्विक स्तर पर जो लिथियम के भंडार हैं वो सबसे ज़्यादा चिली, ऑस्ट्रेलिया
और अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो चिली, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। और इसमें एक विशिष्ट प्रकार का दक्षिण अमेरिका में 3 देशों का एक त्रिकोण है, एक ट्रायंगल है, जिसे लिथियम ट्रायंगल कहते हैं। आप ये ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन से देश शामिल हैं। इसमें दक्षिण अमेरिका के, सदर्न अमेरिका के 3 देश शामिल हैं, जिसमें चिली है, अर्जेंटीना है और बोलीविया है। ये तीनों कुल मिलाकर कुल लिथियम भंडार का 54%, 54% रखते हैं। इस मानचित्र में आप इसे देख सकते हैं। ये जो है दक्षिण अमेरिका को दर्शाया गया है और इसमें 3 देश हैं। बोलीविया आपको दिखाई दे रहा है, आपको जो है अर्जेंटीना दिखाई दे रहा है, ठीक, और चिली दिखाई दे रहा है। तो इन तीनों देशों में जो है लिथियम की माइनिंग या लिथियम के जो है क्षेत्र पाए जाते हैं और ये कुल लिथियम भंडार का लगभग कितना है? तो 54% है। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है लिथियम ट्रायंगल। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगर मान लीजिए मैं बताऊं कि भारत में इसकी अवस्थिति क्या है, तो भारत में लिथियम भंडार के संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे कि कर्नाटक का एक जिला है मांड्या, उस जिले में जो है कुल मिला के 14,000 टन के कुछ अनुमानित लिथियम भंडार देखे गए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों में भी इसकी संभावित साइटें हैं, हालांकि पूर्ण रूप से कंफर्म नहीं है, जैसे कि राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में है और गुजरात के कच्छ के रण में है। ठीक, लेकिन यहाँ पे भी इनकी जो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो इनकी जो अवस्थिति है वो ज़्यादा नहीं है। इसी वजह से जो जम्मू कश्मीर में जो लिथियम के सोर्सेज को कहा गया है उसका काफ़ी महत्व है, क्योंकि भारत जो है वो कह रहा है कि हम जो है, इसको मैंने पहले ही बताया था, भारत जो है 2070 तक भारत ने घोषणा की है कि भारत एक प्रकार की कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करेगा। ठीक, एक प्रकार की जीरो, इसको कहा जाता है शुद्ध कार्बन उत्सर्जन। ठीक है, शुद्ध कार्बन उत्सर्जन जिसमें 0 होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमने वातावरण में छोड़ा, उस कार्बन उत्सर्जन को जो है क्या कर लिया जाएगा, तो उसको जो है प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा या उसको काउंटर बैलेंस कर दिया जाएगा विविध प्रकार के माध्यमों से, ताकि नेट कार्बन 0 उत्सर्जन जो है, जो नेट कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो 0 हो जाए। ठीक है, वो कैसे हो जाए? मान लीजिए हमने वातावरण में 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, ठीक है, 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, तो उस 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड को दूसरे प्रकार के रिसोर्सेज से हम उसको काउंटर बैलेंस कर दें। यानी 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हमें जो है ले लेना है। इसके लिए मान लीजिए हमने पेड़ लगा दिए, वनीकरण कर दिए, इतना वनीकरण कर दिया कि जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वन जो है खींच लेते हैं। हम जो है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कर दें, यानी विविध प्रकार के माध्यमों से कार्बन को वातावरण से वापस छीन लें, या फिर हम रिन्यूएबल एनर्जी का इतना प्रयोग करें कि उससे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को प्रतिस्थापित कर दें। ठीक, तो इस प्रकार की जो है भारत ने घोषणा की है और इसके लिए जो है हमें रिन्यूएबल सोर्सेज की ज़रूरत है, रिन्यूएबल सोर्सेज को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और चूंकि रिन्यूएबल सोर्सेज में रिचार्जेबल बैटरीज में लिथियम का प्रयोग होता है, इसलिए इसका महत्व काफ़ी अधिक है। ठीक, इसके माध्यम से जो है हम वैश्विक कमी को भी संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, इन सब का ये कहना है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, उसका कहना है कि आगे आने वाले समय में लिथियम की कमी हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सभी देश इस पे काम कर रहे हैं, हर देश में जो है इसकी मांग बढ़ रही है और इसके सोर्सेज काफ़ी सीमित हैं। तो इस वजह से जो है इसमें आगे चुनौती देखी जा सकती है और भारत उम्मीद कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो हमें इसके इन्फर्ड रिसोर्सेज मिले हैं वो आगे चलकर मटीरियलाइज होंगे, जिससे भारत को लाभ होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं एक और टॉपिक पर, जिसका नाम है निगरानी गुब्बारा, या इसे कहते हैं सर्विलांस बैलून। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सर्विलांस बैलून। अब ये चर्चा में क्यों है और ये क्या है, तो इसको हम देखते हैं। तो काफ़ी समय से जो है चर्चा में है और आज भी द हिंदू में इससे संबंधित कम से कम 2 खबरें प्रकाशित हुई हैं। ये खबर तब शुरू हुई जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने दावा किया और उसने ये कहा कि हमारी क्षेत्र में, हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है वहाँ पर एक चीनी गुब्बारा उड़ रहा था, उस चीनी गुब्बारे को हमने मार गिराया है।
क्यों? क्योंकि वो हमारी निगरानी कर रहा था, जासूसी कर रहा था। तो अमेरिका ने चीन पर यह आरोप लगाया कि अमेरिका की जासूसी करने के लिए चीन ने जो है उसके ऊपर एक गुब्बारा छोड़ा है, उस निगरानी गुब्बारे को हमने मार गिराया है और हम उसकी जांच कर रहे हैं। ठीक है, ये काफी दिनों से चल रहा है मामला। अब इसी पर लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? तो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अब बीजिंग के द्वारा उल्टे जो है अमेरिका पर यह आरोप लगाया गया है कि हमने तो मान लो चलो एक ही गुब्बारा छोड़ा, आप तो पिछले कई सालों से दसियों गुब्बारे हमारे ऊपर छोड़ दिए हो और हमारी निगरानी कर रहे हो। ठीक, तो अब उल्टा जो है काउंटर अटैक करते हुए बीजिंग ने अमेरिका से कहा है कि आपने हमारे भौगोलिक क्षेत्र में जो इस प्रकार के निगरानी गुब्बारे छोड़े हैं, आप उनकी पूरी जांच करिए और इस बात को स्पष्ट कीजिए कि आप जो है हमारी निगरानी क्यों कर रहे हैं। तो चीन ने जो है अब अमेरिका पर आरोप लगा के दावा किया है कि पिछले एक साल में कम से कम 10 ऐसे ओकेजन्स देखे गए हैं जब हमारे ऊपर निगरानी किए जाने के सबूत हमें प्राप्त हुए हैं और अब आप हमें इसका जवाब दो। ठीक, इसके अलावा अब इसमें ताइवान भी उतर पड़ा है और ताइवान का ये कहना है कि अगर किसी प्रकार का चीनी गुब्बारा हमारे क्षेत्र में देखा जाता है, ठीक, किसी प्रकार का चाइनीज बलून हमारे क्षेत्र में देखा जाता है तो हमें शूट कर देंगे उसे, यानी हम उसे मार के गिरा देंगे। तो सर्विलांस बलून क्या होता है, ये इससे काफी चर्चा का विषय हो जाता है। तो अब देखिए, सबसे पहले सर्विलांस बलून क्या है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सर्विलांस बलून या जिसे कहते हैं उच्च ऊंचाई वाला निगरानी गुब्बारा, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड सर्विलांस बलून, यानी निगरानी गुब्बारा एक ऐसा गुब्बारा है जो हीलियम गैस भर के जो है उड़ाया जाता है और ये बहुत ऊंचाई पर जाकर जो है कार्य करता है। ठीक है, तो ये एक हीलियम से भरा हुआ गुब्बारा होता है जो एनर्जी को प्राप्त करने के लिए जिसमें सोलर पैनल लगे होते हैं ताकि सन से डायरेक्ट एनर्जी प्राप्त कर सके और खुद को ये संचालित कर सके, खुद को उड़ा के रख सके। ठीक, इसके अलावा जो है इसमें कुछ विशेष उपकरण भी लगे हो सकते हैं जो विशेष कार्य कर सकते हैं, जैसे कि इसमें कैमरे लगे हो सकते हैं, इसमें रडार लगे हो सकते हैं, इसमें सेंसर्स लगे हो सकते हैं और इसमें कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हो सकते हैं, बातचीत करने के लिए, बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए, बातचीत को इंटरसेप्ट करने के लिए भी कुछ उपकरण इसमें लगे हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे निगरानी गुब्बारा क्या होता है तो आप ये कहेंगे कि निगरानी गुब्बारा सामान्य तौर पर उच्च ऊंचाई पर विचरण करने वाला, उच्च ऊंचाई पर रहने वाला एक ऐसा गुब्बारा होता है जो हीलियम से भरा होता है, अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर पैनल से युक्त होता है और इसमें विविध प्रकार के कार्यों को संचालित करने के लिए विविध प्रकार के उपकरणों को लगाया जाता है। ठीक, जैसे कि मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए लगा सकते हैं, जैसे कि चीन का दावा है कि उसका गुब्बारा मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए था, लेकिन इसका इस्तेमाल जासूसी करने के लिए भी किया जा सकता है, फोटो खींचने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए हाई एल्टीट्यूड का सर्विलांस बलून है तो ये कितनी ऊंचाई पे उड़ता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर्विलांस बलून यानी निगरानी गुब्बारा सामान्य रूप से 1,20,000 फीट से लेकर 80,000 फीट तक उड़ सकता है, यानी यह पृथ्वी की सतह से 24 से 37 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है, जिसके चलते कई बार निगरानी में या देशों की आप कह सकते हैं पहुंच से दूर हो जाता है। जिस देश के ऊपर उड़ रहा होगा उसको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो एयरलाइंस हैं या फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो उसके नीचे उड़ते हैं, जैसे कि लगभग 12 किलोमीटर के आसपास जो है एयरलाइंस उड़ती है और लगभग 20 किलोमीटर की परिधि पर जो है फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ते हैं और ये इनसे भी ऊपर उड़ता हुआ होता है, जिसकी वजह से कई बार देश जो है इसे देख पाने में सक्षम नहीं होते। ठीक, अब इसके बारे में कुछ और बातें आप ध्यान रख सकते हैं। ये जो है सामान्य तौर पर ऐसे उपकरण के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं जो सस्ते पड़ते हैं। ठीक है, गुब्बारा बहुत महंगा नहीं होता। ठीक, ये शांत होते हैं, इनको उड़ाएंगे तो कोई ज्यादा आवाज नहीं करेगा और ये दुर्गम इलाकों में पहुंच सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, पहाड़ों के ऊपर, वहां तक जाकर जो है कार्य कर सकते हैं। ठीक, और इसका वर्तमान में उपयोग जो है टोही उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जासूसी वगैरह के लिए किया जा सकता है, हालांकि मौसम वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, इस प्रकार के निगरानी गुब्बारे को भेजने का उद्देश्य किसी प्रकार का अनुसंधान करना हो सकता है, मौसम का पूर्वानुमान करना हो सकता है, किसी की जासूसी करनी हो सकती है या निगरानी करनी हो सकती है। ज्यादातर सामान्य तौर पर जब तक यूएवी, आपके बारे में आपने सुना होगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित विमान,
उनका जब तक आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले तक इनका प्रयोग काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाता था विश्व के स्तर पर, जैसे कि वर्ल्ड वॉर आदि के समय इसका काफ़ी प्रयोग किया गया। ठीक, इसके माध्यम से जो है काफ़ी क्लोज रेंज की मॉनिटरिंग की जा सकती है। ठीक है, जब सैटेलाइट वगैरह का इतना आविष्कार नहीं हुआ था तो इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था और इनके माध्यम से निगरानी की जाती थी। ठीक, इनके माध्यम से फोटो खींचे जा सकते थे और इनकी गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी होती थी। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को बाधित करने के लिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क को इंटरसेप्ट वगैरह करने के लिए भी जो है इसमें उपकरण लगाए जा सकते हैं और इसके माध्यम से उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। ठीक, अब देखिए, इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि केवल निगरानी करने के लिए इसके गुब्बारे ही इस्तेमाल नहीं होते, और भी ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसके माध्यम से निगरानी की जा सकती है। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कर सकते हैं, किसी का फ़ोन कॉल टैप करवा सकते हैं, ईमेल से निगरानी कर सकते हैं। इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा सकता है, यानी ऐसे व्यक्तियों को टारगेट किया जा सकता है जो सुरक्षा प्रतिष्ठान में कार्य करते हों, विदेश मंत्रालय में काम करते हों, उनको अपने पक्ष में किया जा सकता है ताकि संवेदनशील जानकारी पहुंची जा सके, जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो ली जा सके। इसमें राजनयिक कर्मचारियों को टारगेट किया जा सकता है, सैन्य कर्मियों को टारगेट किया जा सकता है, सरकारी अधिकारियों को टारगेट किया जा सकता है। ठीक, हाल के समय में जासूसी करने के लिए साइबर एस्पियोनेज की कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, आपने इसके बारे में सुना होगा। लोगों की जासूसी करने के लिए विविध प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आपने पेगासस के बारे में सुना होगा, है ना, पेगासस। तो पेगासस पर यह आरोप लगाया गया कि यह एक प्रकार का स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर मतलब लोगों की जासूसी करने वाला। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फ़ोन पर जो है इसको इंस्टॉल कर दिया गया है और वो आपका फ़ोन इस्तेमाल करेगा बिना आपकी जानकारी के। ठीक है, जैसे आप अपना फ़ोन इस्तेमाल कर देना तो सब कुछ वो करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, कॉल कर देगा किसी को, आपकी बात रिकॉर्ड कर लेगा, आपका वीडियो बना लेगा, आपका जो है सर्च हिस्ट्री किसी को भेज देगा, आपकी जो है फ़ोटो खींच लेगा, कुछ भी कर सकता है। ठीक, तो इसके माध्यम से साइबर जासूसी की जा सकती है, आपका डेटा चुराया जा सकता है। वर्तमान में सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, स्पाई सैटेलाइट्स होते हैं, और ड्रोन टेक्नोलॉजी से जो है काफ़ी हद तक किया जा सकता है। आपने सुना भी होगा, भारत पाकिस्तान की सीमा पर इस प्रकार की गतिविधियां काफ़ी देखी गई हैं। ठीक, अब इसमें जो है 3 बातें मैं आपको और बताऊंगा। एक को कहा जाता है एयर स्पेस, एक को कहा जाता है एयर सोवर्निटी, ठीक, और एक को कहा जाता है आउटर स्पेस। ठीक है, 3 शब्द हैं, एयर स्पेस, आउटर स्पेस और एयर सोवर्निटी। अब ये एयर स्पेस क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए चीन ने कहा या अमेरिका ने कहा कि चीन का जो है एक गुब्बारा उड़ रहा था हमारे ऊपर और उसने हमसे आज्ञा नहीं ली, हमसे जो है अनुमति नहीं ली, और बिना अनुमति के आप जो है गुब्बारा उड़ा रहे थे और इससे जो है हमारा उल्लंघन हुआ है, हमारा जो है एयर स्पेस का आपने उल्लंघन किया है और हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया है। ठीक, अब चीन का ये कहना है कि हम जो है 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर से ऊपर उड़ा रहे थे, वो तो आउटर स्पेस का भाग हो गया, हमें आपकी ज़रूरत लेने की आवश्यकता क्या है, हमें अनुमति थोड़ी लेनी, हम तो मौसम के लिए कर रहे थे, कोई आपकी जासूसी थोड़ी कर रहे थे। तो यहाँ से जो है ये शब्द चर्चा में आ जाता है कि आखिर ये एयर स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो एयर स्पेस का मतलब ये हुआ कि कोई देश जहाँ अवस्थित है उसके ऊपर का, उसके भौगोलिक सीमा के तहत आने वाला हवाई क्षेत्र। ठीक है, तो ये किसी विशेष राष्ट्रीय क्षेत्र जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन वगैरह के ऊपर का स्थान होता है और वह उस क्षेत्र पे कार्य करने वाली सरकार से गवर्न होता है, मुख्य रूप से केंद्र सरकार। ठीक, यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एयर स्पेस की जब हम बात करते हैं तो सामान्य तौर पर एयर स्पेस से तात्पर्य ये होता है कि किसी देश के ऊपर का जो वायु क्षेत्र है, किसी देश के ऊपर का जो हवाई क्षेत्र है, वो एयर स्पेस का भाग होगा। लेकिन कानून ये कहता है, प्रावधान ये कहता है कि इसमें आउटर स्पेस, बाह्य अंतरिक्ष शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाह्य अंतरिक्ष जो है किसी देश की निजी संपत्ति नहीं है, वो जो है साझा संपत्ति है, सबका जो है कॉमन रिसोर्स है। ठीक, और इसको गवर्न किया जाता है आउटर स्पेस ट्रीटी से जो 1967 की है। ठीक है, ये किसी भी राष्ट्रीय कानून की परिधि से बाहर होती है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि किसी का एयर स्पेस कहां तक जाता है और कहां पे आउटर स्पेस खत्म होता है, या दूसरे तरीके से अगर मैं कहूं तो किसी देश का एयर स्पेस कहां तक जाएगा, कहां तक खत्म होगा और कहां से आउटर स्पेस शुरू होगा, इसकी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक, और इसी से जो है चुनौती खड़ी हो जाती है।
जैसे कि मान लीजिए चीन ने कहा कि हम जो है एक बलून उड़ा रहे हैं और ये 30-35 किलोमीटर पे उड़ रहा था, वो क्षेत्र जो है आपके एयर स्पेस पे नहीं आता, वो ट्वाइटर स्पेस शुरू हो जाता है, बाह्य अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। अब आप क्यों इतना बोल रहे हैं, हम तो अपने पर्पस के लिए उसे उड़ा रहे थे, वो आपकी निजी संपत्ति नहीं है। अमेरिका कहेगा कि भाई आउटर स्पेस नहीं है, वो तो हमारा क्षेत्र है, आप कैसे कह सकते हो आउटर स्पेस है। तो इसी बात को लेकर जो है विवाद है। क्यों? क्योंकि ये तय ही नहीं है कि कहाँ से एयर स्पेस शुरू होगा, शुरू तो देश की परिधि से हो गया, कहाँ पे वो खत्म होगा, कहाँ उसकी उच्च सीमा है और कहाँ से जो है आउटर स्पेस शुरू होता है। ठीक है, तो ये विवाद का विषय है जिससे देशों के मध्य जो है विवाद होते हैं। ठीक है, यानी वो ऊंचाई ही परिभाषित नहीं है जिस पर बाह्य अंतरिक्ष शुरू होता है और जो एयर स्पेस है वो जो है खत्म होता है। तो देश लगातार दावा करते हैं। ठीक, अब इसी के संदर्भ में एक और कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं एवर सोवर्निटी, यानी हवाई क्षेत्र की संप्रभुता। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो ये एयर स्पेस से ही संबंधित है। एयर स्पेस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि एक भौगोलिक सीमा में अवस्थित एक देश है, उस भौगोलिक सीमा में अवस्थित देश के ऊपर का जो हवाई क्षेत्र है वो उसके एयर स्पेस का भाग होगा और उस देश का कानून उस एयर स्पेस पे लागू होगा और उस देश के कानून के अनुसार उस एयर स्पेस को गवर्न करने का अधिकार उसे होगा। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एयर सोवर्निटी, यानी एक संप्रभु राज्य को अपने हवाई क्षेत्र को गवर्न करने का अधिकार है। ठीक, एक संप्रभु राज्य जो है अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग को विनियमित कर सकता है। एयर सोवर्निटी का मतलब क्या हुआ कि एक संप्रभु देश अपने एयर स्पेस को गवर्न कर सकेगा अपने कानूनों के हिसाब से। ठीक है, और वो अपने खुद के विमानन कानून, एयर स्पेस से संबंधित कानूनों को लगाने का मौलिक अधिकार रखता है। वो इस बात को भी रखता है कि किस देश का जहाज हमारे क्षेत्र से होकर जाएगा, किस देश का जहाज हमारे क्षेत्र से होकर नहीं जाएगा। ठीक, इसके माध्यम से वो अपने क्षेत्र में विदेशी विमानों के प्रवेश को नियंत्रित कर सकता है। और इसके संदर्भ में दो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं अंतर्राष्ट्रीय। एक है पेरिस कन्वेंशन ऑन रेगुलेशन ऑफ एरियल नेविगेशन, पेरिस कन्वेंशन ऑन रेगुलेशन ऑफ एरियल नेविगेशन, और दूसरा है शिकागो कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन 1919 से संबंधित है, जो दूसरे बहुपक्षीय संधियों द्वारा स्थापित हुआ और इसके माध्यम से किसी देश के हवाई क्षेत्र से विमान कैसे गुजरेंगे, कैसे नहीं गुजरेंगे, इसके संबंध में कुछ विनियमों की स्थापना की गई है। इसके अलावा शिकागो कन्वेंशन है 1944, जो इस बात का प्रावधान करता है कि आप दो देश मिलकर जो है आपस में संधि कर लीजिए और आपके देश से आने वाला जहाज आपके देश में आ सकता है। ठीक, और वहाँ पर जो है वायुयान वो ठहर सकता है, वहाँ पे जो है वो कार्गो उठा सकता है और यात्रियों को भी ले जा सकता है। तो इन दोनों के माध्यम से इंटरनेशनल एयर स्पेस या फिर किसी देश का घरेलू डोमेस्टिक एयर स्पेस को गवर्न किया जाता है। लेकिन समस्या यहाँ पे यही आती है कि जो एयर स्पेस एवर सोवर्निटी की बात है वो तो इंडिविजुअल कंट्रीज जो है अपना देख लेते हैं, लेकिन कहाँ से आउटर स्पेस शुरू हो जाता है, कहाँ से एयर स्पेस खत्म होता है, इसकी सीमा चूंकि निर्धारित नहीं है और बैलून्स वगैरह का इस्तेमाल लगातार होता रहता है। तो अगर किसी देश के मध्य म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है, दो देश एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं कि आप हमारी निगरानी कर रहे हैं, जैसा कि इस विवाद में देखा जा रहा है। ठीक है, तो इस एनोमेली को, ये जो कंफ्यूजन है, इसको दूर करने के लिए काम करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और टॉपिक पे जिसका नाम है श्री अन्न। अब ये चर्चा में क्यों है? तो सबसे पहले तो श्री अन्न की चर्चा जो है आज के प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रकाशित एक विज्ञप्ति से हो गई है, जिसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोगों से श्री अन्न को अपने जीवन में अंगीकार करने का आग्रह किया गया है। ठीक है, उन्होंने आग्रह किया है कि लोग श्री अन्न को अपने जीवन में शामिल करें, उसका जो है इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि श्री अन्न है क्या? तो श्री अन्न को मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैसे मोटे अनाज कहते हैं ना, कोर्स ग्रेन, उसे कहते हैं कोर्स ग्रेन। ठीक, कोर्स ग्रेन, मोटा अनाज। ठीक, तो मोटा अनाज को ही नाम दिया गया है श्री अन्न। ठीक, इसे अंग्रेजी में कहते हैं मिलेट्स, इसे इंग्लिश में कहते हैं मिलेट्स। ठीक, अब इस मिलेट्स का अनुवाद जो है, जो हिंदी अनुवाद होता है वो कई नाम से होता है, ज्वार, बाजरा, सोरगम, ठीक है, जई, रागी, ये सब जो है इसमें आते हैं। ठीक है, तो श्री अन्न का दूसरा मतलब हुआ पोषक अनाज, बाजरा या मोटे अनाज। अब ये क्या है? तो एक ये सामूहिक शब्द है जिसमें बहुत सारी फसलों को शामिल किया जाता है जिनके छोटे बीज वाले फसल होते हैं।
ठीक है। इनका प्रयोग सामान्य रूप से भारत जैसे देशों में या अफ्रीका आदि के देशों में खाद्य फसल के रूप में होता है। इसमें क्या क्या शामिल है, तो बाजरा, रागी, फिंगर मिलेट शामिल है, ज्वार यानी सोरगम शामिल है, छोटा बाजरा, मोटी बाजरा, ठीक, मिलेट के अन्य दूसरे प्रकार आदि को शामिल किया जाता है। और इसके जो प्रमाण है वो पहले से ही मिलते रहे हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता आदि में भी इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक, यह जो है व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलों का एक पूरा समूह है जो 130 से अधिक देशों में उगाया जाता है और एशिया और अफ्रीका में लगभग 60 करोड़ से अधिक लोगों का यह पारंपरिक भोजन है। ठीक है। विश्व में भारत जो है वो बाजरे के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में विद्यमान है, जिसमें वैश्विक उत्पादन का 80% और एशिया में उत्पादन का लगभग 80% हिस्सा भारत रखता है। ठीक है। भारत के अलावा नाइजीरिया, चाइना बाजरा के यानी मोटे अनाज के सबसे बड़े उत्पादक हैं, जो वैश्विक उत्पादन का 55% से अधिक है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इसका महत्व क्या है। ठीक, तो वर्तमान में हम खाद्य सुरक्षा के साथ ही पोषण सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं, और जब बात की जाती है पोषण सुरक्षा की, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की, तो न्यूट्रिशन के दृष्टिकोण से इसकी काफी महत्ता है। इसके अलावा कृषि पर इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं और ये आशंका जताई जा रही है कि यदि चरम जलवायु कंडीशन हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, तो गेहूं, चावल जैसी खाद्यान्न फसलें बहुत जल्दी बर्बाद हो सकती हैं। इस पृष्ठभूमि में भी मोटे अनाज की भूमिका काफ़ी बड़ी है, क्योंकि मोटे अनाज ऐसे क्षेत्रों में उगता है जो बहुत ज़्यादा उसको जल की ज़रूरत नहीं है और ना ही जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रकाश आदि की आवश्यकता है। ठीक है। शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, बंजर क्षेत्रों में भी जो है इसकी खेती बहुत हद तक काफ़ी आसानी से हो सकती है। ठीक है। तो इसकी बहुत सारे महत्व हैं, जैसे कि सबसे पहला, ये पौष्टिक रूप से काफ़ी संपन्न है। इसमें काफ़ी हाई मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, लौह तत्व पाए जाते हैं। ठीक, जो गेहूं और चावल की तुलना में कम खर्च करके भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसकी उत्पादन लागत भी बहुत कम है। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है, जैसे कि रागी के बारे में माना जाता है कि सभी खाद्यान्नों में इसमें सबसे अधिक कैल्शियम सामग्री होती है। कैल्शियम का प्रयोग किस में होता है, तो मानवों में हड्डियों का निर्माण करने में, या फिर आप कह सकते हैं भारत में कंकाल तंत्र या मानवों में जो है हड्डी वगैरह का निर्माण करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, इसके अलावा ये पोषण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों और महिलाओं में पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है। ठीक, इसमें जो आयरन पाया जाता है वो बच्चों में, महिलाओं में, लड़कियों में एनीमिया का जो हाई प्रिवेलेंस देखा जाता है, उच्च प्रसार देखा जाता है, उससे भी जो है ये हमें बचा सकता है। ठीक है। तो भारत में एनीमिया की बहुत बड़ी समस्या है, उसको दूर करने में भी इसकी सकारात्मक भूमिका हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा जो है इसको कहा जाता है कि यह ग्लूटेन फ्री है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला है। ये दो शब्द हैं, एक शब्द है ग्लूटेन फ्री और दूसरा शब्द है ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम। इसका क्या मतलब हुआ, तो ग्लूटेन फ्री का मतलब क्या है, ग्लूटेन जो है एक प्रकार का आप कह सकते हैं प्रोटीन होता है, जिसकी उपलब्धता जो पाया जाता है मुख्य रूप से गेहूं, चावल आदि खाद्यान्नों में, और कई बार जो है ये लोगों को हजम नहीं हो पाता है, लोगों को जो है इसमें इसको लेकर किसी प्रकार का एक प्रकार का रिएक्शन देखा जाता है और जो आगे चलकर विविध प्रकार की बीमारियों का कारक बन जाता है। ठीक है। तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो कभी कभी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है और मोटे अनाजों में, मिलेट्स आदि में इसकी मात्रा नहीं होती। ठीक है। ये ग्लूटेन फ्री होता है, यानी उसकी मात्रा नहीं पाई जाती, तो लोगों में इससे संबंधित जो बीमारियां वगैरह हो सकती हैं, एलर्जी वगैरह हो सकती हैं, वो उससे बच जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है इससे जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स निर्धारित होता है, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जितनी कम होगी वो जो है पोषण के दृष्टिकोण से उतना ही अच्छा माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा जो है आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स से युक्त भोजन को खाएंगे, उतना ही ज़्यादा जो है आपके शरीर में ग्लूकोज बढ़ता जाएगा। तो ग्लूकोज की मात्रा को कम करने में, चीनी की मात्रा को कम करने में, ग्लूटेन की मात्रा को न्यूनतम करने में, जीरो करने में मोटे अनाजों की भूमिका है। यानी मानव शरीर में देखे जाने वाले मोटापा, मानव शरीर में देखे जाने वाले डायबिटीज, इनकी स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। ठीक है। ग्लूटेन फ्री है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम है, यानी इससे मोटापा और मधुमेह जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। ठीक, इसके अलावा इसकी उपज जो है काफ़ी आसानी से हो सकती है,
क्यों? ये शब्द याद रखिएगा, ये प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होता है। शब्द याद रखिएगा, प्रकाश के प्रति असंवेदनशील। इसका क्या मतलब हुआ कि इसे उगने के लिए बहुत ज्यादा प्रकाश की जरूरत नहीं है। ठीक है, कम प्रकाश भी होगा तब भी चलेगा। ठीक, शुष्क स्थितियां होंगी तब भी चलेगा, अर्ध शुष्क स्थितियां होंगी तब भी चलेगा। यानी इसको फलने के लिए, फलने फूलने के लिए विशिष्ट समय में इसे लाइट की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा इस पर जलवायु परिवर्तन का भी अधिक प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये खराब हो चुकी मिट्टी में भी बहुत कम या बिना किसी सहायता के उग सकता है। इसको उगाने के लिए ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, सूखे की स्थिति में, गैर सिंचित परिस्थितियों में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है, जिससे इससे होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर फुटप्रिंट की मात्रा कम हो जाती है, जो इसे सूखा प्रतिरोधी, जलवायु परिवर्तन के प्रति रेजिस्ट करने वाला, जलवायु परिवर्तन का सामना करने वाला एक महत्वपूर्ण फसल इसे बना देता है। यही कारण है कि सरकार के द्वारा इसको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी पहले की गई हैं। दो चार का नाम याद कर लेंगे, जैसे कि बाजरा या फिर मिलेट के प्रमोशन को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की गई है। इसके अलावा जो है इससे संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है, ताकि इसको जो है बढ़ावा दिया जा सके। इसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल किया गया है, ताकि इसका जो उपलब्धता है वो ज़्यादा हो सके। इसके अलावा किसान इसको उगा सके, इसके लिए किसानों को बीज की किट दी जाती है और इससे संबंधित बाजार क्षमता का भी विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो श्री अन्न मोटे अनाज मिलेट के संबंध में जानकारी आपको ध्यान रखनी है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित कुछ जानकारी हुई। चलिए, तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने मुख्य रूप से कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं उनकी आपके साथ चर्चा कर सकें। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ये जो करंट अफेयर्स की क्लासेस आपके साथ संचालित की जा रही हैं, उसका संबंध आंसर राइटिंग से भी है। हम रेगुलर बेसिस पे आपको क्वेश्चंस लिखने को दे रहे हैं। उन क्वेश्चंस के आधार पर हम जो है इन करंट अफेयर्स को भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसको आप लगातार देखते रहें, ताकि इससे संबंधित क्वेश्चन लिखने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, यदि आपको हमारे द्वारा प्रारंभ की गई पहले पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यूनि एग्जाम IAS को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में इसे सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।